मार्केट्स में हमेशा दो साइड्स होते हैं, बायर साइड एंड सेलर साइड। अब तक जो भी हमने चैप्टर्स रिवाइज किए हैं उसमें हमने बायर साइड की बात की यानी डिमांड साइड की बात की। इस चैप्टर में हम स्टार्ट करने वाले हैं सप्लाई एनालिसिस यानी हम बात करने वाले हैं सेलर साइड और प्रोड्यूसर साइड की। तो स्टार्ट करते हैं। Oh my God! Wow! सप्लाई एनालिसिस। अब सप्लाई का मीनिंग क्या होता है समझना। क्या होता है सप्लाई? हम इकोनॉमी में बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से क्या करते हैं, गुड्स बनाते हैं। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से? जैसे लैंड हो गया, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ऐसी चीजें जो प्रोडक्शन करने में मदद करती है उन्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोला जाता है। अब ये प्रोडक्शन की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और प्रोडक्शन की एक्टिविटी परफॉर्म होने के बाद हमारे पास जनरेट होते आता है फिनिश्ड गुड का स्टॉक। ठीक है। अब ये जो फिनिश गुड का स्टॉक है उसमें से कुछ फिनिश गुड्स मार्केट में बेचने के लिए आते हैं टू सेल। ठीक है। और इसी से बनता है सप्लाई। इसी से मार्केट का क्या बनेगा? सप्लाई बनेगा। बट सप्लाई यानी क्या, ये अपन समझते हैं। सप्लाई यानी क्या होता है? अब मान लेते हैं मार्केट है और मार्केट में ऑफ कोर्स दो लोग, कौन? एक हो गया बायर और दूसरा हो गया सेलर। ठीक है। बायर क्या क्रिएट करता है? बायर डिमांड क्रिएट करता है। बायर बोलता है मेरी डिजायर है, मेरी विलिंगनेस है, डिजायर प्लस विलिंगनेस प्लस एबिलिटी है, और डिमांड क्रिएट करता है इन तीनों की वजह से कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का। ये अपन ने देखा था। अब ये जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए कौन आता है सामने? सेलर आता है, जिसको अपन कभी कभी प्रोड्यूसर भी बोलेंगे। ठीक है। अब ये सेलर क्या करता है? ये सेलर जो भी प्रोडक्शन हुआ है और जो भी उसके पास स्टॉक्स है उस स्टॉक्स के गुड्स मार्केट में बेचने के लिए लाता है। बट अगर समझना, उसने जो मार्केट में बेचने के लिए लाया है या उसने जो प्रोडक्शन किया है उस सारे प्रोडक्शन को सप्लाई नहीं बोला जाएगा। जो भी गुड्स उसने प्रोड्यूस किए हो वो सारे प्रोड्यूस गुड्स को सप्लाई नहीं बोला जाएगा। ऐसे गुड्स जो ये सेलर है जिसकी बेचने की विलिंगनेस है, क्या है? विलिंगनेस, विलिंगनेस टू सेल। सबसे पहले क्या है? विलिंगनेस है, बेचना चाहता है वो उस गुड्स को। और दूसरा एबिलिटी भी है, एबिलिटी टू सेल। ये दोनों चीजें अगर है तो मार्केट में इस गुड का क्रिएट होता है सप्लाई। एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई क्लॉथ शॉप वाला है। अब उसने एक ड्रेस वहां पे शोकेस में रखी है या डिस्प्ले पे रखी है। अब वो ड्रेस रखी तो है उसने डिस्प्ले पे, समझना, बट वो बेचना नहीं चाहता। तो ये ड्रेस को सप्लाई नहीं कहलाया जाएगा। क्यों नहीं कहलाया जाएगा सप्लाई? समझना, क्योंकि उसकी एबिलिटी तो है वो ड्रेस बेचने की, क्योंकि उसके पास अवेलेबल है, उसने प्रोडक्शन किया है, उसके पास स्टॉक अवेलेबल है, बट उसकी विलिंगनेस नहीं है। तो समझना, प्रोड्यूसर की विलिंगनेस और एबिलिटी दोनों ही है अगर उस गुड्स को बेचने की, तो ही उस चीज को सप्लाई बोला जाएगा, तो ही उस कमोडिटी को सप्लाई बोला जाएगा। और सप्लाई किसका हो सकता है? सप्लाई हो सकता है गुड्स का और सप्लाई हो सकता है सर्विसेज का। अब ये जो स्टॉक है, स्टॉक को सप्लाई नहीं बोला जाता, क्योंकि स्टॉक हमने बनाया है तो हमारी एबिलिटी तो आ जाती है, बट जरूरी नहीं है कि हमारी विलिंगनेस रहे। तो विलिंगनेस यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो हमेशा रहेंगी। कि स्टॉक है सर, अभी बना के रखा है तो बेचने की एबिलिटी तो है, बट फिलहाल हो सकता है कि हम बेचना चाहते हैं, हो सकता है कि हम कभी बेचना नहीं चाहेंगे या कभी फ्यूचर में बेचना चाहेंगे, तो फिलहाल उसको विलिंगनेस नहीं आती। अब ये विलिंगनेस नहीं अगर आती है तो उस स्टॉक को बोला जाता है पोटेंशियल सप्लाई। पोटेंशियल सप्लाई। पोटेंशियल सप्लाई क्यों बोला जाता है? क्योंकि आगे चल के जब विलिंगनेस आएंगी प्रोड्यूसर की, सेलर की, तो वो मार्केट में स्टॉक बन जाए, सॉरी, वो मार्केट में सप्लाई बनेगा, और सप्लाई बनने के बाद क्या होगा? विलिंगनेस की वजह से वो सप्लाई बनेगा, और सप्लाई बनने के बाद हम उसे बेच पाएंगे। ठीक है। तो इस स्टॉक को बोला जाता है पोटेंशियल सप्लाई। स्टॉक अलग चीज होती है, प्रोड्यूस्ड गुड्स यानी फिनिश गुड्स, प्रोड्यूस्ड गुड्स अलग चीज होती है।
ठीक है, प्रोड्यूस गुड्स का बनता है स्टॉक, स्टॉक का बनता है सप्लाई, तीनों अलग चीजें। हाँ, तो एक तो चीज समझ में आ गई सर कि स्टॉक और सप्लाई अलग चीज है। अब पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं? दो तरीके के गुड्स, एक तो पेरिशेबल गुड्स और एक नॉन पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो समय के साथ खराब होते हैं, जैसे वेजिटेबल हो गया, ब्रेड हो गया, वो समय के साथ खराब हो जाएंगे, अगर हम उसे 2-3 दिन रखेंगे तो अपने आप खराब हो जाएंगे। तो इस केस में क्या रहता है, ऐसे केस में जो पेरिशेबल गुड्स है उनका स्टॉक और उनका सप्लाई ऑलमोस्ट इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि सर ज्यादा दिन तक वो चीज को रख नहीं सकते, तो जितना सप्लाई बनाने वाले हैं मार्केट में उतना ही हम प्रोडक्शन करते हैं और प्रोडक्शन से उतना ही स्टॉक बनाएंगे। बट बाकी के गुड्स की अगर बात करें, नॉर्मल गुड्स की जो लंबे समय तक चल सकते हैं, नॉन पेरिशेबल गुड्स, उनमें जनरली ये ट्रेंड देखने को मिलता है कि स्टॉक ज्यादा होता है और सप्लाई कम होता है। क्योंकि हो सकता है कुछ स्टॉक हमने साइड में रखा हो फ्यूचर सेलिंग के लिए, कि इस एक्सपेक्टेशन में कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेंगी तो प्रोड्यूसर को ज्यादा फायदा होगा, उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा, इस एक्सपेक्टेशन में हम स्टॉक को बाजू में रखते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया सप्लाई का ऊपर ऊपर सारी चीजें कि क्या होता है सप्लाई। तो सप्लाई में क्या चाहिए फिर? सप्लाई में विलिंगनेस चाहिए और सप्लाई में एबिलिटी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। किसकी विलिंगनेस? सर प्रोड्यूसर की विलिंगनेस। किसकी एबिलिटी? प्रोड्यूसर की एबिलिटी। अगर दोनों है तो ही उस चीज को अपन सप्लाई बोलेंगे। और सप्लाई से ही ट्रांजेक्शन होता है मार्केट में, क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे क्या होता है ट्रांजैक्शन। स्टॉक के बेसिस पे ट्रांजैक्शन होगा क्या? नहीं। प्रोडक्शन के बेसिस पे ट्रांजैक्शन होगा? नहीं। सिर्फ एक चीज के बेसिस पे ट्रांजैक्शन होगा, वो है सप्लाई बेसिस पे। और दूसरी साइड पे जो बेसिस रहेगा जिसके बेसिस पे ट्रांजैक्शन हो रहा है वो क्या रहेगा? डिमांड रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। क्या होता है सप्लाई? द वर्ड सप्लाई इंप्लाइज दैट वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल बाय प्रोड्यूसर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस। अब समझना क्या बोला है। हम अगर बोलते हैं एग्जाम्पल के लिए कि मार्केट में कंप्यूटर का सप्लाई है, कंप्यूटर का सप्लाई है 2000 यूनिट्स का, तो ये बात गलत हो जाएगी, ये बात इनकम्प्लीट हो जाएगी। तुम्हें बहुत सारी चीजें सप्लाई जब तुम डिस्क्राइब करते हो उस समय पे डिस्क्राइब करना पड़ता है। सबसे पहले तुम्हें डिस्क्राइब करना पड़ेगा कमोडिटी। हाँ सर, कमोडिटी कौन सी है, कौन सी चीज बेच रहे, तो ये हमने डिस्क्राइब किया था, तो ये कौन सा था? कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट बताना पड़ेगा कि कौन से टाइम में ये सप्लाई की जब बात करते हैं तो तुम्हें टाइम बताना पड़ेगा कि कितने टाइप के अंदर गुड्स ऑफर्ड फॉर सेल जो है, गुड्स ऑफर्ड फॉर सेल उसकी बात की जा रही है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये सप्लाई की जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है 1 मंथ की। ठीक है, फिर सप्लाई को डिस्क्राइब किया जाएगा प्राइस के बेसिस, सॉरी क्वांटिटी के बेसिस पे, कि कितनी क्वांटिटी सप्लाइड है। क्वांटिटी और डिमांड हमेशा किस में गिनी जाती है, ये चीज याद रखना। क्वांटिटी में गिनी जाती है ये दोनों चीजें, सप्लाई और डिमांड। तो यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा 2000 यूनिट्स। ठीक है, फिर बताना पड़ेगा, हो सकता है ना कि ये 2000 यूनिट्स एट सर्टेन प्राइस हो, तो हमेशा ये जो क्वांटिटी सप्लाइड है ये बताई जाती है इन रिलेशन टू स्पेसिफिक प्राइस। प्राइस और प्राइस है मान लो 15,000 रुपए। अब पूरा हो गया। तो क्या है, मार्केट में कंप्यूटर इस चीज का सप्लाई है, एक महीने में 2000 यूनिट्स बिकेंगे, कौन से प्राइस पे? 15,000 पर यूनिट के प्राइस पे। तो ये हो गई कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ सप्लाई। तो सप्लाई में अपने को सिर्फ क्वांटिटी बताने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ यूनिट बताने से या कमोडिटी बताने से कुछ नहीं होगा, बाकी की चीजें भी बतानी पड़ेंगी। तो क्या क्या बताना पड़ेगा? जो ऑफर किया है सेल के लिए किसने? प्रोड्यूसर ने, वो कौन से पीरियड के लिए है और कौन से प्राइस के लिए है। तो सप्लाई इज ऑलवेज रेफर्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स, ये तो अपन ने देख लिया क्वांटिटी में बताया जाता है, एंड इट इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्राइस। तुम्हें ये 100% बताना पड़ेगा कि कौन से टाइम की बात कर रहे हो सकता है ना मैं बोल सकता था कि सप्लाई है 7000 यूनिट्स का, ठीक है 7000 यूनिट्स का, तो ये बात हो सही गलत नहीं होती, बट मुझे बताना पड़ता कि 3 मंथ के लिए है, एक क्वार्टर के लिए है, कंप्यूटर का ही है। ठीक है, और कौन से प्राइस पे है? 15,000 रुपए पर यूनिट के प्राइस से। ठीक है, अगर मैं डिस्क्राइब करता हूं परफेक्टली सभी चीजें तो ही उसको सप्लाई का परफेक्ट डिस्क्रिप्शन माना जाता है।
अब एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है यहाँ पे, सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट। व्हाट इज मीन बाय फ्लो कंसेप्ट? वो इवेंट जनरली जो जिसकी अपन बात कर रहे हैं वो एक स्पेसिफिक पीरियड में कितने टाइम ऑकर हुआ उसको फ्लो कंसेप्ट बोलते हैं। जैसे रेवेन्यू, रेवेन्यू का कैसे होता है, हम एक साल के लिए रेवेन्यू निकालते हैं, मान लो 2 लाख, ठीक है। तो ये कैसा होता है, ये एक स्पेसिफिक पीरियड की बात होती है, ये एक्यूमुलेटेड बात होती है क्या? नहीं, उसके अलावा होता है स्टॉक कंसेप्ट। स्टॉक कंसेप्ट क्या बोलता है? स्टॉक कंसेप्ट बोलता है कि ये प्लस माइनस करके आज के दिन में कितनी क्वांटिटी है वो बताओ। तो प्लस माइनस करके आज के दिन में जो क्वांटिटी है अगर वो ऐसा पूछा जाता है तो उसको बोलते हैं स्टॉक कंसेप्ट। और अगर कोई चीज तुम एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए गिन रहे हो, मान लो ये 2 लाख, तो उसको बोलते हैं फ्लो कंसेप्ट। तो जो पीएनएल के आइटम्स होते हैं वो मोस्टली फ्लो कंसेप्ट पे चलते हैं, और बैलेंस शीट के जो आइटम्स होते हैं वो मोस्टली स्टॉक कंसेप्ट पे चलते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ दैट स्पेसिफिक डेट तुम्हें प्लस माइनस करके जो भी एक्यूमुलेटेड फिगर रहती है वो बताता है, स्टॉक के जैसा, इन्वेंट्री के जैसा। बट पीएनएल में क्या रहता है कि एक जो रेवेन्यू की अगर बात करें, हम सेल्स की बात करें, तो एक साल में कितना सेल हो गया उसकी बात करता है। तो सिमिलरली सप्लाई भी फ्लो कंसेप्ट है। सप्लाई क्या बोलता है कि कितने गुड्स ऑफर किए गए हैं पूरे उस 2 महीने में या 1 महीने में, उसी को सप्लाई बोला जाएगा, ठीक है। तो इट इज अ फ्लो कंसेप्ट, ये याद रखना। नेक्स्ट इधर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। सप्लाई रेफर्स टू रिलेशन बिटवीन मार्केट प्राइसेस एंड अमाउंट ऑफ गुड दैट इज दैट प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई एट स्पेसिफिक पीरियड। चाहिए था एक्स्ट्रा, क्योंकि एक चीज यहां पे मिस कर दी उन्होंने। तो क्या बताया है उन्होंने? बताया कि क्वांटिटी सप्लाइड का हमेशा रिलेशन रहेगा किसके साथ? प्राइजेस के साथ। और ये क्वांटिटी सप्लाइड क्या है? क्वांटिटी सप्लाइड यानी सप्लायर की या प्रोड्यूसर की एबिलिटी और प्रोड्यूसर की विलिंगनेस है सेल करने की, ठीक है। ये भी हो गया अपना। आगे बढ़ते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। अब हमने अभी देखा था कि क्या, कि क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस का रिलेशन होता है। जैसे जैसे क्वांटिटी सप्लाई चेंज होगी, किसके बेसिस पे चेंज होगी? प्राइस के बेसिस पे चेंज होगी, ठीक है। क्योंकि समझना, अगर कोई प्रोड्यूसर है और मान लो कंप्यूटर है, कंप्यूटर अगर 10,000 रुपए में बिक रहा है मार्केट में, ठीक है, तो उसको अलग प्रॉफिट होगा। बट यही कंप्यूटर अगर 15,000 में बिक रहा है तो उसका प्रॉफिट का लेवल अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट तो उसे सेम ही लग रही है। तो उस केस में वो प्रॉफिट के बेसिस पे डिसाइड करता है कि कितने गुड्स मार्केट में बेचने हैं, इसीलिए प्राइस के हिसाब से क्या चेंज होता है? सप्लाई चेंज होता है। और अगर यही प्राइस के हिसाब से कितना सप्लाई चेंज होता है उसका अपन डेटा निकालते हैं और उसे टेबल फॉर्म में लिखते हैं, तो उसे बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। अब इंडिविजुअल क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात हुई है। तो 2 कॉलम रहेंगे। पहले तो क्या है ये लिख लेना, इट इज अ टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन। टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन किसका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है? क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉर अ इंडिविजुअल प्रोड्यूसर या फॉर अ स्पेसिफिक प्रोड्यूसर। एक प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं ना अपन, ठीक है, एक प्रोड्यूसर एक सेलर जो भी बोले दोनों भी चल जाएगा। तो एक स्पेसिफिक प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और स्पेसिफिक प्रोड्यूसर है इसीलिए यहाँ पे अपन इंडिविजुअल की बात करें। तो 2 कॉलम, एक तो प्राइस का, प्राइस इन रुपीस, और दूसरा रहता है क्वांटिटी सप्लाइड का। तो मान लो प्रोडक्ट की प्राइस अगर 100 रुपए है तो उस पे 70 क्वांटिटी सप्लाई की जा रही है। प्रोडक्ट की प्राइस अगर 120 हो गई तो उस पे 80 क्वांटिटी सप्लाई की जा रही है। प्रोडक्ट की प्राइस 150 हो गई तो उस पे 100 क्वांटिटी सप्लाई की जा रही है। और प्रोडक्ट की प्राइस 190 अगर हो गई मान लो, तो 130 क्वांटिटी सप्लाई की जा रही है, ठीक है। ये किसके लिए डेटा है ये समझना, ये प्रोड्यूसर के लिए, एक स्पेसिफिक सप्लायर एक स्पेसिफिक प्रोड्यूसर के लिए डेटा है। अब इस डेटा में क्या देखने को मिला? सर ये डेटा में देखने को मिला कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जा रही है वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ते जा रहा है। कारण क्या है? कारण सिंपल है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे प्रॉफिट भी बढ़ेगा प्रोड्यूसर का।
इसीलिए वो क्या बोलता है कि ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो ज्यादा गुड्स मैं निकालता हूं मेरे गोडाउन में से मार्केट में बेचने के लिए, और कम अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो वो बोलेगा कि मैं कम गुड्स निकालूंगा किसके लिए, मार्केट में बेचने के लिए, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा नहीं। तो प्रॉफिट के बेसिस पे डिपेंड करता है, और पूरी विलिंगनेस किसकी होती है, सप्लायर की, यानी प्रोड्यूसर की विलिंगनेस यहाँ पे अपन चेक करते हैं। अब यही अगर टेबुलर रिप्रेजेंटेशन को अपन ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना दिया, मतलब ग्राफ के फॉर्मेट में निकाल दिया, कैसे निकालेंगे ग्राफ के फॉर्मेट में, समझना, हमेशा एक्स एक्सिस में क्वांटिटी आती है, तो एक्स एक्सिस क्वांटिटी सप्लाइड, और वाई एक्सिस में आएगा प्राइस, प्राइस इन रुपीस, ठीक है। और यही जो डेटा पॉइंट्स है, इस डेटा पॉइंट्स को अपन कन्वर्ट करेंगे ग्राफिकल फॉर्म में, और ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये पता चलेगा कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनती है। क्यों, समझना, 100 की प्राइस है, 70 यूनिट बिक रहे थे, प्राइस 120 हो गई मान लो, 80 यूनिट बिक रहे, प्राइस 150 हो गई, मुझे एक कांस्टेंट ये लेना चाहिए था बट ठीक है, यूनिट 100 बिकने लगे, ठीक है, और एंड सो ऑन। तो क्या हो गया, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे प्राइस बढ़ती जा रही है, या फिर मैं उल्टा बोल सकता हूँ कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जा रही है वैसे वैसे जो सप्लाई की यूनिट्स है वो सप्लाई की यूनिट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। अब ये जो मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन निकाला उसी को बोला जाता है सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व। और ये अगर मैंने इंडिविजुअल सप्लायर का निकाला तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व हो जाएगा, ठीक है, ये सप्लाई कर्व। अब क्या देखने को मिला, सर ये सप्लाई कर्व कैसा है ना, ये अपवर्ड स्लोपिंग है, तो इसका शेप कैसा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। तो ये था इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड इंडिविजुअल सप्लाई कर्व के बारे में, बहुत ही इजी है, इतना ही चीजें तुम्हें याद रखनी है और इतनी चीजों पे तुम अच्छे से नोट्स लिख पाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मार्केट सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई कर्व क्या होता है समझते हैं। जैसे अपन ने इंडिविजुअल की बात की, वहां यहाँ पे भी वैसी बात करेंगे बट पूरे मार्केट के लिए बात करेंगे। तो ये होता है टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन, ये भी क्या है, टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन, टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन, टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन है किसका, ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड and price of that commodity for all sellers स्लैश प्रोड्यूसर्स भी लिख सकते हो, प्रोड्यूसर्स इन मार्केट, पूरे प्रोड्यूसर की बात हो रही है मार्केट में की, ठीक है, इसीलिए इसको मार्केट सप्लाई कर और मार्केट सप्लाई शेड्यूल भी बोला जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है यहाँ पे, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन आएंगे ही नहीं वो, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन वापस से निकालते हैं बट यहाँ पे अलग रहेगा। मान लो एक मार्केट है और उस मार्केट में 3 प्रोड्यूसर्स है, ए बी और सी। तो इस केस में समझना सप्लाई शेड्यूल कैसे बनेगा, तो ये है प्राइस और ये है क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। अब तीनों प्रोड्यूसर के लिए अपने को ये सारी चीजें निकालनी है, कौन कौन सा, ए बी और सी। मार्केट में प्राइस तो सेम ही रहेगी, ये चीज याद रखना, तो प्राइस का कोई इश्यू नहीं है। तो मान लो प्राइस है 100 रुपीज, तो प्रोड्यूसर ए सप्लाई करेगा 70 यूनिट्स, प्रोड्यूसर बी 80 यूनिट्स, प्रोड्यूसर सी 20 यूनिट्स। 120 के प्राइस पे प्रोड्यूसर ए सप्लाई करेगा 90 यूनिट्स, प्रोड्यूसर बी सप्लाई करेगा 100 यूनिट्स, प्रोड्यूसर सी सप्लाई करेगा 30 यूनिट्स। 140 की प्राइस पे प्रोड्यूसर ए सप्लाई करेगा 110, प्रोड्यूसर बी सप्लाई करेगा 120 एंड प्रोड्यूसर सी सप्लाई करेगा 40। 160 के प्राइस पे वापस से 130, मान लो ये 150 और ये 50, ठीक है।
ये हो गया तुम्हारा मार्केट सप्लाई शेड्यूल। मार्केट सप्लाई शेड्यूल अब इसकी टोटल करनी पड़ेगी। टोटल कितनी क्वांटिटी सप्लाइड है ये भी निकालना पड़ेगा ना। तो ये कितना हो जाएगा 170, ये कितना हो जाएगा 220, ये हो जाएगा 130, 230, 230, 270, ठीक है। और ये हो जाएगा 200, 330, 330 अलग अलग प्राइस पे अलग अलग शेड्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही चीज देखने को मिलती है कि सप्लाई की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है पूरे मार्केट में जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब ये जो रिलेशन है उसको बोला जाता है डायरेक्ट रिलेशन। सो क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी हैज डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन ये पॉइंट भी तुम लिख सकते हो, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे सर, इसी के बेसिस पे आप ग्राफ निकालोगे, हमें पता है। हाँ, ग्राफ निकालोगे और ग्राफ में एक्स एक्सिस में क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है, वाई एक्सिस में प्राइस, वाई एक्सिस, ठीक है, रुपीज में, और फिर इसके बेसिस पे डेटा निकलेगा। ये क्या रहेगा, सप्लाई कर रहेगा, सप्लाई कर। बट कौन सा सप्लाई कर, मार्केट सप्लाई कर। तो शेड्यूल के बेसिस पे हमेशा क्या निकलता है, कर्व निकलता है। सर इसकी डेफिनेशन सेम डेफिनेशन रहेंगी, बस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन की जगह लिखेंगे अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये कीवर्ड यूज करोगे तो काम हो जाएगा। तो देखना अपन एक्चुअली जो आंसर प्रिपेयर कर रहे हैं वो बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एक डेफिनेशन हो गई, अपन ने बता दिया रिलेशन, फिर हमने टेबल निकाला, ये भी बताएंगे आगे चल के कि सारे एबीसी क्या है, प्रोड्यूसर्स है मार्केट में, और फिर हमने रिलेशन बताया। फिर एक पॉइंट और लिख देंगे कि सप्लाई शेड्यूल के बेसिस पे क्या बनता है, मार्केट सप्लाई कर्व बनता है, उसके बारे में भी लिख देंगे। 4-5 पॉइंट हो जाएंगे। सिमिलरली अपन सप्लाई कर्व के बारे में भी लिख सकते हैं, इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फिर रिप्रेजेंट करके बताएंगे एक्स एक्सिस पे क्या आता है, वाई एक्सिस पे क्या आता है बताएंगे, और उसका शेप बताएंगे अपवर्ड स्लोपिंग रहता है। और नेक्स्ट क्या बताएंगे कि इसका मतलब उनका क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, ये भी बताएंगे। तो यहाँ पे भी 4-5 पॉइंट बन गए। तो जो नॉर्मल टॉपिक्स है, जो नॉर्मल कंसेप्ट है, उसके बेसिस पे अच्छा खासा आंसर तुम बना सकते हो, और आउट ऑफ मार्क्स तुम इस मतलब कौन से भी टॉपिक में ला सकते हो। तो तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत नेसेसरी है, ये चीज याद रखना। आगे, अब सर आपने तो बता दिया कि क्वांटिटी सप्लाइड जब सॉरी प्राइस जब बढ़ती है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ती है। हाँ, बट हो सकता है ना कुछ चीजों का क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा बढ़े और कुछ चीजों का कम बढ़े। जैसे अपन ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में देखा था, तो वैसे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी तो हो सकता है, हो सकता है। बट सर फिर कौन सी चीजें हैं जो कितना सप्लाई होने वाला है या ज्यादा होगा कि कम होगा, वो डिटरमाइन करेंगी। कौन सी चीजें इस डायरेक्ट रिलेशन को बनाती है। तो सबसे पहला होता है प्राइस ऑफ कमोडिटी। हमें किसके बीच में रिलेशन देखना है, हमें देखना है क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में और किसी दूसरे फैक्टर्स के बीच में, और फिर देखना है कि उनका रिलेशन कैसे होता है। तो क्वांटिटी सप्लाइड कब बढ़ेगी, सर जब प्राइस बढ़ेगा। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगा, इनका डायरेक्ट रिलेशन है। क्यों, क्योंकि सर हमने देखा है कि प्राइस बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर को ज्यादा प्रॉफिट होगा, इसीलिए वो मार्केट में ज्यादा गुड्स बेचने के लिए निकालेगा, अपने गोडाउन में नहीं रखेगा क्योंकि अब उसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो प्राइस का रिलेशन कैसे होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, ज्यादा प्राइस तो ज्यादा सप्लाई, कम प्राइस तो कम सप्लाई। सबसे पहला डिटर्मिनेंट क्या हो गया, प्राइस ऑफ कमोडिटी। दूसरा होता है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब जब क्या होता है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से एक चीज होती है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होता है, टेक्नोलॉजी जब आती है तब प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब प्रोडक्शन कॉस्ट अगर कम होता है, समझना रिलेशन तो वही आएगा, टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गया, प्रोडक्शन कॉस्ट कम होने से प्रॉफिट बढ़ गया, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी जब इंप्रूव होती है तो सप्लाई भी क्या होता है, इंप्रूव होता है। क्वांटिटी सप्लाई, सॉरी उल्टा लिखा मैंने, यहाँ पे टेक्नोलॉजी जब इंप्रूव होती है
तो क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या होता है, इंप्रूव होता है। तो इनका डायरेक्ट रिलेशन बोल सकते हैं, ऐसा स्पेसिफिकली बोला नहीं है बट अपन बोल सकते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो क्वांटिटी ऑफ गुड्स सप्लाइड विल आल्सो इंक्रीज। हो गया। आगे बढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब मुझे बताओ प्रॉफिट बढ़ाने के दो तरीके, एक तो प्राइस बढ़ाओ या फिर तुम्हारा प्रोडक्शन कॉस्ट कम करो। मान लो कोई गुड्स 100 रुपए में बिक रहा है और तुम्हें प्रॉफिट हो रहा था 50, उसमें से 20 रुपए का, 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। क्यों? तो कॉस्ट कितने की बनी होंगी सर? कॉस्ट बनी होंगी 80 की कॉस्ट। तो दो चीजें हैं प्रॉफिट को बढ़ाने की। हाँ, दो तरीके हैं, एक तो ये प्राइस बढ़ा दो 120 कर दो, या फिर दूसरा तरीका है कि इस कॉस्ट को कम कर दो, इस कॉस्ट को तुम 70 पे ला लो, 60 पे ला लो, तो इससे तुम्हारा क्या हो जाएगा, फिर प्रॉफिट रिवाइज हो जाएंगे, प्रॉफिट 30 तक हो सकता है या 40 तक हो सकता है, वॉट एवर द केस में भी। तो हम क्या करेंगे, हम आप प्राइस पे ध्यान नहीं दे रहे, हम क्वांटिटी सप्लाइड और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ध्यान दे रहे। तो क्या होता है, अगर क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ाना है तो तुम्हें प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। तो जब कॉस्ट कम होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो जो प्रोड्यूसर है वो मार्केट में ज्यादा गुड्स लाएगा। तो इनका रिलेशन कैसे बन गया, इनवर्स रिलेशन बन गया, उल्टा रिलेशन बन गया, ठीक है। हाँ, इंक्रीज्ड कॉस्ट रिड्यूसेस सप्लाई, ये बताता है इनवर्स रिलेशन। नेक्स्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज मतलब क्या, कि जो बिजनेस करने के लिए तुम्हें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है वो सारा तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड्स हो गए, पोर्ट्स हो गए, ठीक है, रेलवे स्टेशन जहां पे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन तुम इजीली कर सकते, कम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। तो ये सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में आती है, और ये अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बेटर रही तो तुम्हारा प्रोडक्शन ज्यादा हो सकता है और उससे ज्यादा सप्लाई मार्केट में आ सकता है। तो क्वांटिटी सप्लाइड अगर बढ़ जाएगा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बेटर है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ जाएगा। तो इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है, समझा। आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज फेवरेबल है तो सप्लाई बढ़ जाएगा। मान लो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव गवर्नमेंट रन कर रही है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि तुम इंडिया में प्रोडक्शन करो, तो इससे क्या हो जाएगा, सप्लाई बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट हेल्प कर रही है तुम्हें, गवर्नमेंट एज अ तुम्हें बैरियर नहीं बन रही। और अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज अनफेवरेबल है, जैसे टैक्सेस वगैरह, बहुत सारा जीएसटी वगैरह लगा दिया, तो उससे क्या हो जाएगा, तुम डिस्करेज हो जाओगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट चला गया, तुम्हारा डिमांड था मार्केट में तुम्हारे प्रोडक्ट का, जो तुम सप्लाई करते थे वो डिमांड चला गया, तो तुम्हारा सप्लाई भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो क्वांटिटी सप्लाइड अगर फेवरेबल पॉलिसीज है तो क्वांटिटी सप्लाई के फेवरेबल पॉलिसीज है तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाएगा, अगर अनफेवरेबल पॉलिसीज है तो क्वांटिटी सप्लाई घट जाएगा। समझा, ठीक है, यही उसका क्रक्स है। इसमें रिलेशन अलग अलग रिलेशन की कोई बात नहीं आती, वो अलग अलग पॉलिसीज पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है नेचुरल कंडीशन। नेचुरल कंडीशन क्या करती है, नेचुरल कंडीशन सप्लाई प्रोड्यूस ही नहीं होने देती। अगर क्लाइमेटिक कंडीशन अगर खराब है तो मुझे बताओ एग्रीकल्चरल सप्लाई प्रोड्यूस ही नहीं होगा, अगर प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो सप्लाई बनेगा ही नहीं। तो प्रोडक्शन नहीं होगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, सप्लाई नहीं बनेगा। सो क्वांटिटी सप्लाइड अगर बेटर मानसून है या बेटर गुड क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेट, तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगा, अगर बैड क्लाइमेट है तो क्वांटिटी सप्लाइड घट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। अब क्या होता है, ये प्रोड्यूसर है और प्रोड्यूसर एक प्रकार के गुड्स कमोडिटी बेचता है, उस कमोडिटी की प्रेजेंट प्राइस चल रही है 100 रुपए। अब अगर फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन होते हैं तो कैसा सप्लाई चेंज होता है देखते हैं। उसके पास मान लो 200 क्वांटिटी के कोई गुड्स है, यही गुड्स है उसके पास 200 क्वांटिटी में। तो अगर उसको लगता है कि आगे चल के इस गुड्स के प्राइसेस जो करंटली 100 रुपए पे चल रहे हैं वो अगर 150 होंगे, तो वो क्या करेगा, स्टॉक होल्ड करके रखेगा, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में बेचेगा। अब अगर उसको लगता है कि प्राइजेस आगे चल के 70 ही होने वाले हैं, तो वो बोलेगा कि देखो आगे चल के नुकसान होने वाला है, मैं सारे के सारे स्टॉक्स या सारा का सारा जो मेरा स्टॉक है वो आज ही बेच देता हूं। तो फर्क क्या पड़ेगा इससे, अगर प्राइजेस फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हाई के हैं, ठीक है, हाई है, तो वो क्वांटिटी सप्लाइड कौन सी, प्रेजेंट की, कम कर देगा, ठीक है।
और फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन लो प्राइजेस के है, तो वो क्वांटिटी सप्लाइड कौन सी, प्रेजेंट की, वो क्वांटिटी सप्लाइड क्या कर देगा, बढ़ा देगा, क्योंकि लोग जल्दी से खरीदना चाहेंगे। वापस से बात वहीं पे आती है कि प्रोड्यूसर को कहां से सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है, वो डिसीजन वो लेता है। ठीक है, तो समझना तुम्हारे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से प्रेजेंट क्वांटिटी सप्लाइड अफेक्ट होती है। यहाँ पे रिलेशन किसका है, फ्यूचर प्राइस का और प्रेजेंट क्वांटिटी सप्लाइड का। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट प्राइस और प्रेजेंट क्वांटिटी सप्लाइड का रिलेशन नहीं है, यहाँ पे फ्यूचर प्राइस और प्रेजेंट क्वांटिटी सप्लाइड का रिलेशन है, ये चीज याद रखना। और बाकी के अदर फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे नेचर ऑफ मार्केट, मार्केट के बेसिस पे डिपेंड करता है कि तुम कितना सप्लाई करोगे, क्योंकि मार्केट के बेसिस पे इवेंचुअली तुम्हारा प्रॉफिट डिसाइड होता है। अदर गुड्स से अगर ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रोड्यूसर है और प्रोड्यूसर ये गुड्स 1 और गुड्स 2 ये दोनों में डील करता है। मान लो इससे प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, गुड्स 2 से प्रॉफिट क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो वो क्या करेगा, इसका सप्लाई तो बंद कर देगा, नहीं तो रिड्यूस कर देगा। तो तुम्हारे जो रिलेटेड गुड्स है या अदर गुड्स है, उसके बेसिस पे भी क्या हो सकता है, सप्लाई डिफर हो सकता है। तो गुड्स 1 का सप्लाई चेंज हो जाएगा, किसके बेसिस पे, गुड्स 2 के प्रॉफिट के बेसिस पे, या गुड्स 2 से मिलने वाले प्रॉफिट पर यूनिट के बेसिस पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसा अफेक्ट करते हैं देखते हैं। समझना कि अगर ये तुम्हारी होम कंट्री है और ये फॉरेन कंट्री है, अब तुम प्रोडक्शन कर रहे हो तो ऑफ कोर्स स्टॉक तुम्हारे कंट्री में रहेगा और सप्लाई तुम्हारे कंट्री में आएगा। बट अगर यहाँ पे बेचने से ज्यादा प्रॉफिट अगर हो रहा है प्रोड्यूसर को, तो वो क्या करेगा सर, वो ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट कर देगा। और एक्सपोर्ट करेगा तो क्या होगा, एक्सपोर्ट करेगा तो होम कंट्री का सप्लाई गिर जाएगा और फॉरेन कंट्री का सप्लाई बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ का सप्लाई उसने कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, फॉरेन कंट्री में शिफ्ट कर दिया। तो ये सारी चेंजेस होंगे। और इंपोर्ट का उल्टा होगा कि अगर हमारे कंट्री में इंपोर्ट आ रहा है तो हमारे होम मार्केट का सप्लाई क्या हो जाएगा, इस केस में इंक्रीज हो जाएगा, इंपोर्ट के केस में। ठीक है, तो ये रिलेशन। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रिलेशन, स्ट्राइक्स और डिस्प्यूट्स जब होते हैं तब इंडस्ट्रीज काम करना मतलब बंद हो जाता है उसमें, और इसके बेसिस पे सप्लाई नहीं आता क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं होता। और नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हमने देखा था प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत होती है। अगर वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही अवेलेबल नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे तो स्टॉक नहीं बनेगा, स्टॉक नहीं बनेगा तो सप्लाई नहीं बनेगा। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट। तो ये था समरी में कि ऐसी ऐसी चीजें जो सप्लाई को डिटरमाइन करती है। ठीक है, तो इसको एक बार रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ सप्लाई। ये एक्चुअली हम पढ़ चुके हैं, बट वापस अपने को पढ़ना है। सर कहाँ पे पढ़े हैं, अभी बताता हूँ। अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट किसने दिया था, लॉ ऑफ सप्लाई, ये याद रखना, अल्फ्रेड मार्शल ने। इस कौन से बुक में, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, हायर क्या, प्राइस ऑफ कमोडिटी, मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड। हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, हायर और मोर। हाँ, एंड लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, लेसर इज क्वांटिटी सप्लाइड। तो यहाँ पे बस ये ही है अपना लॉ ऑफ सप्लाई। सर ये तो अपन पढ़ चुके हैं कि डायरेक्ट रिलेशन होता है, ये इसमें ही क्या पता चला आपने को, रिलेशन कैसे होता है, डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन यानी सर अगर एक चीज गिरती है तो उसके गिरने से दूसरी भी चीज अगर गिर जाती है तो उसको डायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं, या फिर अगर एक चीज कम होती है उसके कम होने से दूसरी चीज अगर बढ़ जाती है तो उसको इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। बट यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है कि डायरेक्ट रिलेशन है, किसका, प्राइस ऑफ गुड्स एंड क्वांटिटी सप्लाइड का। लॉ ऑफ डिमांड में क्या देखा था कि इनवर्स रिलेशन होता है, इनडायरेक्ट रिलेशन होता है उनका, इनवर्स रिलेशन, इनडायरेक्ट नहीं सॉरी, इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, तो यही बोला है लॉ ऑफ सप्लाई में कि अदर थिंग रिमेनिंग इक्वल, अदर थिंग यानी प्राइस के अलावा जो भी चीजें अपन अभी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है सप्लाई को, सॉरी अपन ने पढ़ चुके ऑलरेडी। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, नेचुरल कैलेबिलिटीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारे फैक्टर्स को अपन क्या कंसीडर करेंगे, कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। सिर्फ दो का रिलेशन पढ़ेंगे। सर कौन सा रिलेशन, क्वांटिटी सप्लाइड का और प्राइस का रिलेशन पढ़ेंगे। तो इस रिलेशन से अपने को क्या पता चलता है, इस रिलेशन से पता चलता है कि एक बड़ा
तो दूसरा भी बढ़ेगा, और एक घटा तो दूसरा भी घटेगा। ठीक है, तो ये रिलेशन अपने को देखने को मिलता है यहाँ पे। यही है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई। अब इस लॉ ऑफ सप्लाई को अपन क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल फंक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये है हमारा फंक्शन, मैथमेटिकल रिलेशन। सर किसके बीच में मैथमेटिकल रिलेशन? क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में और प्राइस के बीच में। सर कैसे लिखेंगे? उसको लिखेंगे मैथमेटिक्स में Sx इज इक्वल टू एफ ऑफ पी एक्स। व्हाट इज x? x इज कमोडिटी, एनी कमोडिटी। ठीक है। व्हाट इज p? p इज अ प्राइस ऑफ गुड्स। हाँ, तो इसका कहना क्या होता है, समझना, ये बोलता है कि प्राइस के बेसिस पे डिपेंड करेगा Sx। Sx यानी सप्लाई ऑफ कमोडिटी। सप्लाई कौन सा सप्लाई? कमोडिटी x का सप्लाई ऑफ x, और ये भी प्राइजेस ऑफ x। ठीक है, x इज अ कमोडिटी। तो क्या बोल रहा है? प्राइस के बेसिस पे डिपेंड करेगा सप्लाई ऑफ x। तो ये है मैथमेटिकल रिलेशन। ठीक है, इसको बोला जाएगा सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन है ये, और ये लर्न करना है तुमको, क्योंकि जब लॉ ऑफ सप्लाई पूछा जाएगा तो तुम ये लिखोगे, फिर दूसरा पॉइंट लिखोगे डायरेक्ट रिलेशन वाला, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट तुम्हें इसमें लिखना है। तो 4 पॉइंट बनाने के लिए, हाँ, और एक पॉइंट और लिखोगे कि किसने बनाया था लॉ ऑफ सप्लाई, या किसने डिस्क्राइब किया था? अल्फ्रेड मार्शल ने इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये 5 पॉइंट तुम यहाँ पे लिखोगे। तो इसके लिए ये सप्लाई फंक्शन समझना इंपॉर्टेंट है। सप्लाई फंक्शन, ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे अपन? सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन, और सप्लाई फंक्शन ही क्या है? मैथमेटिकल रिलेशनशिप of quantity supplied and price of commodity। ये लिख के रखना, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3-4 पॉइंट बन गए, 3-4 पॉइंट तुम लिख सकते हो। चलो, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। अब ये हमने देखा डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन का कर्व कैसे बनता है? हमेशा से याद रखना, डायरेक्ट रिलेशन का कर्व अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे प्राइस। अब पहला एक्सेप्शन जो है वो है सप्लाई ऑफ लेबर, यानी जो लेबर का सप्लाई है वो डायरेक्ट रिलेशन फॉलो नहीं करता। अब ये समझने के से पहले अपने को ये देखना पड़ेगा कि लेबर की मेंटेलिटी कैसी होती है। को अंदाजा नहीं है हम मीडिया की पावर का। देश का चौथा पिलर है हम। 13 साल से पिलर तोड़ने का एक्सपीरियंस है। Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you wanna choke? Gun smoke. लेबर जो फिजिकल एफर्ट्स देता है, ठीक है, तो वो लेबर की मेंटेलिटी ऐसे होती है कि जो भी प्राइस या जो भी पैसा मुझे मिल रहा है उससे मेरा लाइवलीहुड आना चाहिए। ठीक है, लाइवलीहुड के लिए वो काम करता है। उसका वेल्थ एक्यूमुलेशन का कोई मोटिव नहीं होता। वेल्थ एक्यूमुलेशन का कोई मोटिव नहीं होता, मतलब उसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज वगैरह जमा नहीं करनी रहती। वो बोलता है कि अगर मेरा लाइवलीहुड निकल जाता है, मतलब मेरा 2-3 दिन का सर्वाइवल अगर निकल जाता है तो मेरे लिए बहुत बात है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि उसका लाइवलीहुड निकलता है या 2-3 दिन के जो उसको एक्सपेंसेस लगते हैं वो है 1000 रुपए के। ठीक है, अब अगर उसे 700 रुपए मिल रहे हैं तो उसका लाइवलीहुड पूरा नहीं हो रहा है, तो वो और ज्यादा काम करेगा। मान लो उसने 1000 रुपए कमाने तक काम किया, ठीक है, करेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो कि लेबर के वेजेस रेट बढ़ गए। अब वेज रेट बढ़ गए तो उसको 1000 रुपए की जगह 1500 रुपए मिल रहे हैं, तो बोलेगा ठीक है 1500 रुपए थोड़ा ज्यादा काम करता हूँ क्योंकि ज्यादा पैसे मिल रहे। अब अगर उसे अचानक से और वेज रेट बढ़ने से 2000 अगर मिलता है तो वो क्या करता है? वो एक डिसीजन लेता है। वो बोलता है कि मुझे पैसा कमाना है या लाइवलीहुड अर्न करने के बाद आराम करना है, लेजर, आराम यानी लेजर। तो वो हमेशा इसके बीच में क्या करता है? डिसीजन लेता है। और अगर उसे अपने लाइवलीहुड से सिग्निफिकेंट ज्यादा पैसे मिल रहे तो वो क्या बोलता है कि मुझे एक्स्ट्रा काम करके वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं करनी है, मुझे लेजर प्रीफर करना है, मुझे आराम करना है।
ठीक है। तो वो हमेशा डिसीजन लेता है कि वेदर टू अर्न मनी और वेदर टू स्पेंड टाइम इन द एक्टिविटीज विच प्रोवाइड लेजर, ठीक है। तो इसके बेसिस पे क्या होता है, सर्टेन टाइम तक तो लॉ ऑफ सप्लाई चल जाता है, बट उसके बाद लॉ ऑफ सप्लाई एक्सेप्शन दिखाता है, उसके बाद लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता। कैसा होता है समझना, ये है लेबर आवर्स और ये है वेजेस। वेजेस किस में रहेंगे सर, ऑफ कोर्स वेजेस रुपीज में रहेंगे और लेबर आवर्स यानी क्वांटिटी जैसा रहेगा। तो जैसे जैसे वेजेस बढ़ते जाएंगे, इनिशियली वो ज्यादा काम करेगा क्योंकि उसको ज्यादा मतलब कमाई हो रही है उसकी, ठीक है। तो ज्यादा काम करेगा, थोड़ा सा लालच है, लाइवलीहुड का लालच है, वेल्थ एक्यूमुलेशन का लालच नहीं है उसमें। अब एक समय के बाद जब उसका लाइवलीहुड निकल जाता है और एडिक्वेट सेविंग होना भी चालू हो जाती है, इसके बाद जब वो वेजेस और बढ़ते हैं, इसके बाद अगर वेजेस और बढ़ते हैं तो वो क्या बोलता है, देखो मैं 2000 कमा रहा हूं और लाइवलीहुड के लिए मुझे कितने लगते हैं, 1000 लगते हैं। तो जितने मेरे को 2 दिन में मैं कमा पाता था, आज वो मैं एक ही दिन में कमा पा रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, एक दिन काम करूंगा और एक दिन आराम करूंगा, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है समझना, उससे वो पहले 1000 के लिए 8 घंटे काम करता था, तो अब वो कितने घंटे काम करेगा, 2000 उसे मिल रहे तो सिर्फ 4 घंटे काम करेगा और 4 घंटे आराम करेगा। अब यहाँ पे क्या दिखा आपने को कि पहले वो 1000 रुपए पे ज्यादा काम कर रहा था, 800 पे उससे कम कर रहा था, 1000 रुपए पे ज्यादा काम कर रहा था, बट जैसे ही 2000 हो गया तो 2000 में उसने अपना शिफ्ट कर दिया सभी कुछ कैलकुलेशन। उसने कहा कि 4 घंटे काम करेंगे, 4 घंटे आराम करेंगे, 1000 रुपए कमाएंगे। तो वो क्या करता है, उसका वर्क आवर्स कितने पे आ जाता है, 8 से वापस 4 घंटे पे आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, वर्क आवर्स अगर उसका पीछे आ जाए तो वो सप्लाई कर वैसे बनता है। एक्सप्लेन कर रहा हूं समझना, पहले जैसी प्राइजेस मेरी बढ़ती गई वैसे वैसे उसका अमाउंट ऑफ वर्क या वर्किंग आवर्स बढ़ते गए, वो ज्यादा काम करने लगा लाइवलीहुड के लिए। एक समय के बाद उसने बोला कि हाँ बहुत पैसा आ रहा है, अभी हम क्या करते हैं, अभी काम थोड़ा कम कर देते, 8 घंटे अब काम नहीं करते, अब 4 ही घंटे काम करते और बाकी के 4 घंटे क्या करेंगे, आराम करेंगे। पैसे उसको उतने ही कमाने, उसको लाइवलीहुड जितने ही पैसे कमाने, और वो वेजेस बढ़ने से उसे 4 घंटे में ही कमा ले रहा है। पहले उसे वो कमाने में 8 घंटे लग रहे थे, अब वो 4 घंटे में ही कमा ले रहा है। तो वो क्या बोलता है, ठीक है अब मैं आराम करना प्रेफर करूंगा, और वो आराम करता है तो उसके लेबर आवर्स, मान लो यहाँ पे 8 घंटे है तो 8 घंटे से घट के 4 घंटे हो जाते हैं, तो उसके लेबर आवर्स कम हो जाते हैं जैसे जैसे वेजेस बढ़ेगी। और भी अगर वेजेस बढ़े 3000 4000 हो गए तो वो बोलेंगे अभी तो मैं 2 ही घंटे काम करूंगा, बाकी के 6 घंटे आराम करूंगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बना, बट ये क्या हुआ, उसमें एक बेंडिंग आ गया और ये हो गया एक्सेप्शन, ठीक है। ये किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ प्रिफरिंग लेजर, बिकॉज ऑफ प्रिफरिंग लेजर, ठीक है, ओवर वर्क या प्रोडक्टिव एक्टिविटी, लेजर ओवर प्रोडक्टिव एक्टिविटी। उसने वर्क क्या प्रिफर किया, लेजर प्रिफर किया, उसकी वजह से कर्व क्या हो गया, उल्टा हो गया, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया इस केस में, ठीक है। फॉलोज द लॉ ऑफ सप्लाई एट सर्टेन लेवल, सर्टेन लेवल तक फॉलो करना, ये लिखना है। एट हायर वेजेस वर्कर प्रिफर लेजर ओवर एडिशनल वर्क रिड्यूसिंग आवर्स ऑफ वर्क, ये देखो रिड्यूसिंग आवर्स ऑफ वर्क। एग्जांपल लिख सकते हो, यही के यही ग्राफ बना सकते हो, ये ग्राफ तो बनाना ही है प्लस एग्जांपल भी लिखना है। फॉर एग्जांपल कि राम इज अ वर्कर हु यूज्ड टू वर्क 8 hours फॉर 1000 rupees, but now the wage rates are increased to 2000, so he now also prefers to work to earn only 1000 rupees, then hence he is working for only 4 hours, वो सिर्फ 4 घंटे काम कर रहा है, एंड रिमेनिंग 4 hours ही स्पेंड इन लेजर एक्टिविटीज, ठीक है, इंस्टेड ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। तो इसकी वजह से क्या लिखना है, फिर कर्व बेंड हो जाता है। नेक्स्ट, अर्जेंट नीड फॉर कैश, अर्जेंट नीड फॉर कैश, अगर हमारी ऐसी सिचुएशन इमर्ज होती है कि हमें कैश की अर्जेंट नीड है, तो हम प्राइस कम होने पर भी बहुत ज्यादा चीज बेच देते हैं या सप्लाई कर देते हैं। तो इस केस में क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा रहेगा, क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा रहेगा जब प्राइसेस कम रहेंगे तो भी, क्योंकि अर्जेंट नीड है चीजों की, ठीक है। ये तो बहुत ही समझने वाली बात है। नेक्स्ट, पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं, समय के साथ खराब हो जाते हैं। तो मान लो तुम्हारे पास, ठीक है, वेजिटेबल्स है, पेड़ निकाला है बट वेजिटेबल्स है, तो ये वेजिटेबल्स खराब ही होने वाले,
तो तुम ये वेट करोगे कि मैं प्राइस बढ़ूंगा तभी सप्लाई करूंगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, तुम्हारा लॉस हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है पेरिसेबल गुड्स में जहां पे प्राइस कम होने पर भी तुम्हें तुम्हारा पूरा जो स्टॉक है वो निकाल देना पड़ता है, इसलिए तुम्हें सप्लाई तुम्हारा ज्यादा रहता है। इस केस में नो प्रॉफिट नो लॉस या लिटिल बिट प्रॉफिट होता है, भले ही प्रॉफिट कम होता है बट लॉस की सिचुएशन अराइज नहीं होती या लॉस की सिचुएशन बच जाती है। तो ये हो गया एक्सेप्शन। यहाँ पे भी क्या हो गया, सर प्राइस कम थी बट सप्लाई ज्यादा था, ठीक है, निगेटिव स्लोपिंग कर्व बन गया। और नेक्स्ट आता है रेयर गुड्स। रेयर गुड्स क्या होते हैं, उनकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है सिर्फ इस कारण से कि उनकी क्वांटिटी क्या है, बहुत कम है, वो रेयर है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि अगर वो रेयर है मतलब एक ही क्वांटिटी है तो उसकी प्राइस बहुत ज्यादा है। बट ऐसी मान लो एक रेयर पेंटिंग है जो दुनिया में सिर्फ एक ही है तो उसकी प्राइस ज्यादा रहेंगी, बट ऐसी पेंटिंग अभी दुनिया में 2 है तो उसकी प्राइस, दोनों पेंटिंग्स की प्राइस थोड़ी कम हो जाएंगी। अब मान लो ऐसी दुनिया में 3 पेंटिंग्स है तो और उसका रेयरिटी कम हो जाएगा, और ऐसी 4 पेंटिंग है तो और रेयरिटी कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बन जाएगा, और डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व की वजह से जो रेयर गुड्स है वो लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो नहीं करेंगे। द सप्लाई ऑफ रेयर गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू इट्स डिमांड। पहले तो वो सप्लाई को बढ़ा ही नहीं सकते। इवन इफ द प्राइस राइजेस सप्लाई रिमेन अनचेंज, फॉर एग्जांपल रेयर पेंटिंग्स, ओल्ड कॉइन्स, एंटीक गुड्स। उन्होंने एक दूसरा पर्सपेक्टिव दिया है यहाँ पे, समझना। वो बोल रहे हैं कि देखो सप्लाई तो इतना ही रहेगा तो तुम प्राइस कितनी भी रखो, प्राइस इतनी रखो, प्राइस 1 या प्राइस 2 इतनी भी रखो, तुम्हारा सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड हमेशा एक ही रहेगी, ठीक है। तो दोनों चीजें यहाँ पे, सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज बिकॉज सप्लाई ऑफ रेयर गुड्स cannot be increased, cannot be increased, ठीक है। रेयर गुड का सप्लाई इंक्रीज नहीं हो सकता। और ये दूसरा पर्सपेक्टिव भी तुम लिख सकते हो, बट मैं प्रेफर करूंगा जो बुक में लिखा है वही पर्सपेक्टिव अपन फॉलो करेंगे। तो ये भी लिख सकते हो कि अगर रेयर गुड्स है तो रेयर क्यों रहते हैं, क्योंकि उनकी क्वांटिटी कम रहती है। अगर वो रेयर गुड्स कम रेयर हो जाए तो उसका जो लोग उसको पे करने के लिए प्राइस भी कम पे करेंगे उसके लिए, ठीक है। रेयरिटी की वजह से तो उसकी वैल्यू है ना, तो अगर रेयरिटी कम हो जाए तो प्राइस भी कम पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट आता है वेरिएशंस इन सप्लाई। वेरिएशंस इन सप्लाई यानी क्या, वेरिएशंस इन सप्लाई जब हम स्टडी करते हैं तो रिलेशन देखते हैं बिटवीन ठीक है, ये पहला पॉइंट, रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सप्लाइड एंड प्राइस, इसके बीच में रिलेशन देखते हैं। अजम्पशन क्या लेते हैं, अजम्पशन ये लेते हैं कि अदर देन प्राइस एवरीथिंग रिमेन्स कांस्टेंट, अदर देन प्राइस एवरीथिंग या ऑल अदर फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द सप्लाई आर कांस्टेंट, एवरीथिंग इज कांस्टेंट। कांस्टेंट है ऐसा अज्यूम करेंगे। हाँ, अब क्या होगा समझना, वेरिएशंस 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। एक्सपांशन ऑफ सप्लाई यानी क्या, 2 तरीके की वेरिएशन, उसमें के पहला एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। अब देखना एक्सपांशन ऑफ सप्लाई यानी क्या, तो ये है एक्स एक्सिस, यहाँ पे है क्वांटिटी सप्लाइड, और हाँ यूनिट्स में हो सकती है, इन यूनिट्स, कौन सा भी यूनिट हो सकता है, और ये है वाई एक्सिस, और यहाँ पे आता है प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है, प्राइस ऑफ कमोडिटी। अब समझना क्या हो रहा है, लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है कि इनके बीच में रिलेशन कैसे रहेगा, डायरेक्ट रिलेशन रहेगा। अब हम रिलेशन किसका स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस का स्टडी कर रहे हैं। तो मान लो कि अगर तुम्हारा क्वांटिटी, मान लो अगर तुम्हारा प्राइस बढ़ जाता है, ये P1 से हो गया P2, तो क्वांटिटी भी क्या हो जाएगा, Q1 से Q2 हो जाएगा, तो क्वांटिटी इंक्रीज होगा। तो इसी को बोला जाता है एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। जब तुम्हारा सप्लाई इस पॉइंट से निकल के इस पॉइंट जाता है तो उसको बोलेंगे एक्सपांशन ऑफ सप्लाई।
क्वांटिटी सप्लाइड अगर एक्सपांड हो रही है तो एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। यहां पे होता है समझना अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द कर्व। कर्व के बाहर नहीं निकलेंगे, जो भी सप्लाई कर्व बना है उसके अंदर ही मूव करते रहेंगे। और क्वांटिटी सप्लाइड अगर बढ़ रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड अगर बढ़ रहा है तो उसको बोलेंगे अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द कर्व, और ये होगा एक्सपांशन ऑफ सप्लाई का एग्जांपल। एक्सपांशन यानी कोई चीज बढ़ना, और यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो रही है, बढ़ रही है प्राइस बढ़ने से। और इसके एग्जैक्ट अपोजिट होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ठीक है, हेडिंग डाल देता हूं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ सप्लाई तो यहां पे भी फॉलो होगा। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस क्वांटिटी सप्लाइड, वाई एक्सिस प्राइस। ठीक है, इसमें क्या होगा समझना कि जब प्राइस घट रही है P2 से हम आ गए P1 पे, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा Q2 से तुम आ जाओगे Q1 पे। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट पे पहले हम थे, तो इससे हम इस पॉइंट पे आ जाएंगे तो हमारा सप्लाई घट जाएगा। तो इसको बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द कर्व। ये रहेगा डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द कर्व, अलोंग द कर्व। ठीक है, हाँ, ये जो डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द कर्व है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें दिख रहा है कि क्वांटिटी सप्लाइड कम हो रहा है। और जब कोई चीज कम होती है तो उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो उसको एक्सपांशन, कोई चीज कम हो रही है, कोई चीज यानी क्या, क्वांटिटी सप्लाइड। क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा हो रही है एक्सपांशन, क्वांटिटी सप्लाइड कम हो रही है कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। दोनों ही केस में याद रखना कि क्या हो रहा है, दोनों ही केस में हो रहा है मूवमेंट अलोंग द कर्व। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मूवमेंट अलोंग द कर्व। तो ये चीज क्या समझी कि वेरिएशन में क्या होता है, हमेशा मूवमेंट अलोंग द कर्व होता है। और दो टाइप कौन से हो गए मूवमेंट अलोंग द कर्व के केस में, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये चीज अपन ने पढ़ ली। अब नेक्स्ट आता है चेंज इन सप्लाई। चेंज इन सप्लाई है क्या, इसमें भी रिलेशन स्टडी करेंगे अपन। ओके, हाँ, अब रिलेशन बिटवीन, किसके बिटवीन का रिलेशन स्टडी करना है, अपने को स्टडी करना है क्वांटिटी सप्लाइड एंड अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स यानी क्या सर, अदर फैक्टर्स यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, जो अपन ने प्राइस के अलावा पढ़े थे डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई में, वो सभी आएंगे अदर फैक्टर्स में। ठीक है, अदर फैक्टर। अब अदर फैक्टर में एजम्पशन क्या लिया जाएगा, प्राइस ऑफ कमोडिटी, जो अपन ने चेंज इन एक वेरिएशन इन सप्लाई में कांस्टेंट नहीं रखा, तो वो यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, टू बी कांस्टेंट। ठीक है, अब ये जो चेंज ऑफ सप्लाई रहता है या चेंज इन सप्लाई रहता है, ये भी दो टाइप का रहता है। सबसे पहला रहता है इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, और जब इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज, दूसरा रहता है डिक्रीज इन सप्लाई, बता देता हूं, डिक्रीज इन सप्लाई। अब ये जो दोनों पढ़ेंगे अपन, तो अदर फैक्टर में एक अदर फैक्टर अपन अज्यूम करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अदर फैक्टर्स का रिलेशन देखना है ना क्वांटिटी सप्लाइड के साथ, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे। अब वापस अपने को क्या निकालना है, सप्लाई कर्व निकाल के रखना है। दोनों भी सप्लाई कर्व निकाल के रखते हैं। यहाँ पे ये है क्वांटिटी सप्लाइड, ये है प्राइस x और ये है y। यहाँ पे भी ये x है, ये y है, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी सप्लाइड है। ठीक है, हाँ, और लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है कि उनके बीच में, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में डायरेक्ट रिलेशन रहेगा। अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव में। सर तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ग्राफ में नहीं निकालना है क्या? नहीं,
हमेशा याद रखना सप्लाई कर्व में दो ही चीजें आएंगी, क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस, बट अपने को ये फैक्टर उसमें अज्यूम करके चलना है। अब मुझे बताओ कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट गया तो क्या हो जाएगा? सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट गया तो प्राइस उतना ही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट गया तो सर हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सीओपी अगर घट गया तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है, प्रॉफिट बढ़ेगा। और प्रॉफिट बढ़ेगा तो मुझे बताओ ये जो प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूसर क्या बोलेगा? प्रोड्यूसर बोलेगा कि गोडाउन में से माल निकालो, उसको मार्केट में लाओ, गोडाउन में से माल निकाल के मार्केट में लाओ। तो वो हर प्राइस पे, जहां पे मान लो वो पहले इस प्राइस पे सिर्फ एक्स क्वांटिटी सप्लाई कर रहा था, तो वो क्या करेगा? x+2 क्वांटिटी सप्लाई करेगा एग्जाम्पल के लिए। और वो हर केस में ऐसा ही करता जाएगा। अगर इस प्राइस में वो y क्वांटिटी सप्लाई कर रहा था तो वो y+2 करेगा, इस प्राइस पे z क्वांटिटी सप्लाई कर रहा था तो z+2 करेगा। इससे क्या हो जाएगा? तुम्हारा कर्व भी कहां पे शिफ्ट हो जाएगा? राइटवर्ड शिफ्ट। तो यहां पे हो जाएगा राइट शिफ्टिंग ऑफ कर्व, राइटवर्ड शिफ्टिंग ऑफ कर्व। क्या हो रहा है यहाँ पे? मूवमेंट अलोंग द कर्व हो रहा है क्या? यहाँ पे पूरा का पूरा कर्व ही शिफ्ट हो जा रहा है, कौन से डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में, और उसी को बोला जाता है इंक्रीज इन सप्लाई। और दूसरे केस में अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो उसका प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो सेलर सोचेगा कि अभी फिलहाल माल मेरे गोडाउन में ही रखता हूं क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा नहीं हो रहा है, हो सकता है कि आगे चल के मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो तो मैं मार्केट का सप्लाई घटा देता हूं। तो इसमें क्या होगा कि जो वो पहले यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई कर रहा था x, तो अपनी क्वांटिटी सप्लाई करके वो कर देगा मान लो x-2, ठीक है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा, वो हर प्राइस के लिए ऐसा ही करेगा, हर प्राइस पॉइंट के लिए ऐसा ही करेगा। और यहाँ पे एक और कर्व बनेगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा कर्व है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो यहाँ पे आएगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ कर्व, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग ऑफ कर्व, ठीक है, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग ऑफ कर्व। यहाँ पे कर्व शिफ्ट हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा था? मूवमेंट अलोंग द कर्व हो रहा था। और इससे ध्यान देना क्या हो गया? देखो माइनस हो गया ना, क्वांटिटी सप्लाइड घट गई, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गई थी, तो यहाँ पे इंक्रीज क्वांटिटी सप्लाइड और यहाँ पे डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। अब वो ही बात होती है कि शिफ्ट हो रहा है कि मूवमेंट अलोंग द कर्व हो रहा है, और वो किस पे डिपेंड करता है कि कौन सी चीजों का रिलेशन हम देख रहे हैं अदर चीजों का, और कौन सी चीज कांस्टेंट है, यह भी अपने को देखना है। तो वेरिएशन इन सप्लाई में अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, और प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड का रिलेशन देखते हैं। चेंजेस इन सप्लाई में क्या देखते हैं? क्वांटिटी सप्लाइड और अदर फैक्टर्स का रिलेशन होता है, और कमोडिटी की जो प्राइस होती है वो प्राइस कांस्टेंट है ऐसा अज्यूम किया जाता है, ठीक है। तो इससे ये अपने को ग्राफ्स देखने को मिल जाते हैं। ग्राफ थोड़े टेढ़े निकल रहा हूँ क्या मैं? ठीक है। अब सबसे पहले कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट यानी क्या? तुमने प्रोडक्शन किया, और प्रोडक्शन के लिए तुम्हें जो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगे, ये तुमने यहाँ पे प्रोडक्शन किया, उसके लिए जो जो तुम्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगे, उसके लिए जो जो पेमेंट तुम्हें करना पड़ेगा उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो तुमने इंटरेस्ट पे किया, रेंट पे किया, वेजेस पे किया, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एंटरप्रेन्योर को दे दिया, तो ये सारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में गिना जाता है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे आता है फिर टोटल कॉस्ट वगैरह। अब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपने को कंसीडर करने हैं यहाँ पे, तो वो लैंड, लेबर और कैपिटल, ये तीनों ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंसीडर करने हैं, और इन तीनों की ही कॉस्ट निकालनी है। प्रॉफिट को साइड में रखना है। जो एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट होता है ना, वो एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट इसमें गिनना मत, सिर्फ तीनों का गिनना। लैंड का रेंट आएगा, लेबर के वेजेस आएंगे, और कैपिटल का इंटरेस्ट आएगा, वही गिनना है। अब कुछ कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन क्वांटिटी के हिसाब से चेंज होती है। जैसे मान लो प्रोडक्शन क्वांटिटी, अगर 200 क्वांटिटी में प्रोडक्शन करते हैं तो कुछ कॉस्ट होती है जो लगती है, मान लो C1 लग गया 200 रुपए का, और C2 लग गया 500 रुपए का, ठीक है। अब तुमने क्वांटिटी क्या कर दी? घटा दी। तुमने 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस की, तो C1 लग गया, कॉस्ट 1 लग गया 100 रुपए का, और C2 लग गया अभी भी 500 रुपए का। तो एक चीज देखने को मिली, क्या देखने को मिली? सर जो C1 है
वो जैसे जैसे हमने यूनिट कम कर दिया वो C1 भी कम हो गया। तो ऐसे केस में C1 को बोला जाएगा वेरिएबल कॉस्ट, VC, वेरिएबल कॉस्ट। और सर एक चीज अज्यूम की, जैसे हमने क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कम किए तो उससे C2 पे कोई असर नहीं पड़ा, तो इसीलिए C2 को बोला जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट, FC। और जो तुम्हारा टोटल कॉस्ट है वो तुम्हारा बनता है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। हमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट कंसीडर करना है। वेरिएबल कॉस्ट यानी क्या, जो प्रोडक्शन क्वांटिटी के हिसाब से, यानी क्वांटिटी के हिसाब से जो चेंज होता है वो हो गया वेरिएबल कॉस्ट, और जो क्वांटिटी के हिसाब से चेंज नहीं होता, क्वांटिटी की कितनी भी हो वो इतना ही रहता है, तो वो हो गया फिक्स्ड कॉस्ट। समझा? तो ये चीजें याद रखनी है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड करेंगे तो आएगा टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब आता है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट यानी क्या कि सर हमने 100 यूनिट प्रोड्यूस किए थे और हमें मान लो 15,000 का कॉस्ट आ गया, बट हमें निकालना है कि एक यूनिट प्रोड्यूस करने पे कितना कॉस्ट आएगा, तो उसका फॉर्मूला बनता है एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस। तो ये आएंगे टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस को अपन बोलेंगे टोटल क्वांटिटी। ठीक है, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की, यहाँ पे सप्लाई की बात नहीं हो रही है, गलती से भी यहाँ पे सप्लाई मत लिखना, यहाँ पे क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड मतलब प्रोडक्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो मान लो कि एग्जांपल के लिए तुम्हारा टोटल कॉस्ट था 15,000 रुपए का और तुमने यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स, तो तुम्हारा एवरेज कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट है सर 15,000 का, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को निकाल के मतलब पकड़ के, और यूनिट्स है 100 यूनिट्स, तो एक यूनिट का कॉस्ट आएगा सर 150 रुपीज। तो ये 150 रुपीज क्या है, तुम्हारा एवरेज कॉस्ट है। समझा? और लास्ट आता है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनलिटी का प्रिंसिपल सर अपन ने देखा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या डिसाइड होता है, इसमें डिसाइड होता है कि हाँ मुझे फ्यूचर में प्रोडक्शन करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके लिए मार्जिनल कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या बोलता है, मान लो ये तुम्हारा n नंबर का यूनिट है, n यानी कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, n नंबर का यूनिट है, वो प्रोड्यूस करके तुमने ये जो पूरे यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं उसका टोटल कॉस्ट लगा तुम्हें 15,000 n यूनिट प्रोड्यूस करने का। कितना? n यूनिट। अब ये कौन सा है सर, n-1 है, मतलब अगर ये 100 होगा तो ये 99वां यूनिट है, 99th यूनिट है। अब ये सर ये प्रोड्यूस करने में एक से लेके 99th यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमको लगा था 1490 रुपीज का कॉस्ट, सॉरी 14900, 14,900 रुपीज का कॉस्ट। ध्यान से समझना एग्जांपल, ये n-1 मतलब अगर ये n-1 99 है तो एक से लेके 99 यूनिट प्रोड्यूस करने का कॉस्ट लगा था मुझे कितना, 14,900, और n मतलब कितना हो जाएगा इस केस में फिर 100, एक से लेके 100 यूनिट मतलब 100 यूनिट प्रोड्यूस करने का कॉस्ट कितना लगा था, 15,000। तो मुझे निकालना है कि nth यूनिट का कॉस्ट कितना है, nth यूनिट का कॉस्ट। ठीक है, nth यूनिट का कॉस्ट तो कैसे निकालूंगा सर nth यूनिट का कॉस्ट, ऑफ कोर्स टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग n यूनिट्स माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग n-1 यूनिट। तो 100 यूनिट बनाने के लिए कितना लगा और 99 यूनिट्स बनाने के लिए कितना लगा, उन दोनों के कॉस्ट का गैप ही क्या होगा मेरा, 100 यूनिट बना मतलब 100वां यूनिट बनाने का कॉस्ट होगा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ n यूनिट कितना है मेरा, 15,000, और टोटल कॉस्ट ऑफ n-1 यूनिट 14,900। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग nth यूनिट वो हो जाएगा 100 रुपीज। समझा? और इसी कॉस्ट को, ये जो nth यूनिट की कैलकुलेशन अपन करते हैं, ये nth यूनिट के जो कैलकुलेशन है, nth यूनिट का जो कॉस्ट निकालते हैं उसी को बोला जाता है मार्जिनल कॉस्ट। समझा? और कैसे निकाला जाता है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग nth यूनिट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग n-1 यूनिट। तो nth यूनिट का कॉस्ट, इसी को अभी क्या बोलेंगे अपन, मार्जिनल कॉस्ट। ओके, मार्जिनल कॉस्ट। समझा?
तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग nth यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग n माइनस 1th यूनिट। सो अगर 100th यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट निकालना है तो निकालेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 99th यूनिट, और जो भी आएगा वो तुम्हारा क्या रहेगा, मार्जिनल कॉस्ट रहेगा। बहुत ही इजी। अब सेम रहता है कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू यानी क्या, रेवेन्यू यानी सेल करने के बाद तुम्हें जितना पैसा कैश इनफ्लो हो रहा है या प्रोबेबली फ्यूचर में होने वाला जो कैश इनफ्लो होता है, मतलब अपन कुछ क्रेडिट पे बेचते कुछ कैश में बेचते, जो कैश इनफ्लो होने वाला है उस कैश इनफ्लो को ही बोला जाता है रेवेन्यू। अब ये टोटल रेवेन्यू यानी टोटल सेल्स की तरह उसे अज्यूम करो। सेल्स कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं सर रेवेन्यू निकालेंगे। तो रेवेन्यू कैसे आता है सर, कितना क्वांटिटी बेचा और प्राइस पर क्वांटिटी क्या था, तो ये आएगा प्राइस पर यूनिट। ठीक है, तो ये आता है रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला हो गया क्वांटिटी इनटू प्राइस। ये हो गया टोटल सेल्स। तो एग्जांपल, तुमने ये जो कमोडिटी है इसके 200 यूनिट्स बेचे, 200 क्वांटिटी, और प्राइस था 20 रुपीज पर यूनिट। तो टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू हो जाएगा 200 यूनिट बेचे और एक यूनिट का 20 रुपया, तो ये हो जाएगा 4000 रुपये। ठीक है, 4000 रुपये हो जाएगा तुम्हारा टोटल रेवेन्यू। पूरे यूनिट का खर्चा, सर जितना सेल हुआ है उतना खर्चा बोल रहा हूँ, इनकम। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू यानी क्या सर, जो टोटल रेवेन्यू निकाला है, टोटल रेवेन्यू उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड, ये चीज याद रखना है, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सोल्ड, कमोडिटी सोल्ड की क्वांटिटी है ये। हाँ, बिल्कुल। फिर एवरेज रेवेन्यू क्या आता है सर, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस पर यूनिट अपॉन क्वांटिटी हो जाएगा, तो क्वांटिटी क्वांटिटी कैंसिल, तो एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू ही प्राइस पर यूनिट होता है। देयरफॉर प्राइस पर यूनिट इज एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, तुम्हारा प्राइस पर यूनिट ही क्या है, एवरेज रेवेन्यू है। और लास्ट में आता है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट जैसे रहेगा कि मान लो सर हमने 99 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, तो हमें रेवेन्यू आया था 20,000 का, और प्रोड्यूस नहीं बेचे। ठीक है, प्रोड्यूसिंग की बात नहीं करेंगे, बेचने की बात करेंगे। और अगर हमने सर 100 यूनिट्स बेचे हैं तो उससे हमारा रेवेन्यू हो रहा है 20,500 रुपए का। तो बताओ कि 100वां यूनिट कितने में गया होगा सर, ऑब्वियस सी बात है कि निकालेंगे टोटल रेवेन्यू ऑफ 100 यूनिट्स माइनस करेंगे टोटल रेवेन्यू ऑफ 99 यूनिट्स, जो भी आएगा वो रहेगा रेवेन्यू ऑफ 100th यूनिट। तो ये कितना हो जाएगा 20,500 माइनस 20,000, तो ये हो जाएगा 500। तो 500 रुपए क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम 100th यूनिट। और ये जो 100th यूनिट का रेवेन्यू है उसे ही बोला जाता है मार्जिनल रेवेन्यू। सर लास्ट यूनिट प्रोड्यूस करने के से लास्ट यूनिट सेल करने से कितना रेवेन्यू मिला, तो ये क्या होता है, वही होता है मेरा मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला बनता है, समझना, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट। nth यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू तो आएगा टोटल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस 1 यूनिट। तो यहाँ पे अपन ने n को क्या अज्यूम किया था सर, n को 100 अज्यूम किया था, तो n माइनस 1 क्या आएगा 99 आएगा, और उसके बेसिस पे जो गैप रहेगा वही तुम्हारा क्या रहेगा 100th यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू रहेगा। हम कौन से भी यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू ऐसे निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज करके। तो ये हो गए हमारे इन शॉर्ट सभी के जो रेवेन्यू के कंसेप्ट है वो हो गए। अब लास्ट में आता है सप्लाई एंड एग्रीगेट सप्लाई। ये आएगा नहीं बट करके रखना है। एग्रीगेट सप्लाई क्या है, मतलब आएगा नहीं मतलब मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, बट प्रोबेबली नहीं आएगा। जो सप्लाई होता है वो माइक्रो इकोनॉमिक का कंसेप्ट होता है, क्योंकि वो इंडिविजुअल मार्केट और इंडिविजुअल पर्सन की बात करता है।
और जो एग्रीगेट सप्लाई होता है वो मैक्रो का कंसेप्ट होता है, क्योंकि वो पूरे इकोनॉमिक लेवल की बात करता है। अब माइक्रो का सप्लाई क्या निकालेगा? माइक्रो का सप्लाई निकालेगा सप्लाई ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और निकालेगा सप्लाई इन अ पर्टिकुलर मार्केट। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई बात करेगा कि सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो इकोनॉमी में है उससे कितना क्वांटिटी जनरेट हो रहा है या कितना क्वांटिटी सप्लाई हो रहा है। समझना क्या बोलेगा कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे इकोनॉमी में, पूरे इन होल इकोनॉमी, ठीक है, तो ये जो होल इकोनॉमी में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उससे कितना सप्लाई जनरेट होगा, उससे कितना क्वांटिटी सप्लाई जनरेट होगा, उसके बेसिस पे क्या आएगा? उसके बेसिस पे एग्रीगेट सप्लाई है। और एक चीज याद रखना, हम मानेंगे कि ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे इकोनॉमी में है इनका यूज हो रहा है कैसे? ऑप्टिमम यूज। तो ये होगा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ठीक है। और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का ही मतलब होता है अ सिचुएशन वेयर देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट, जहां पे सभी लोग एम्प्लॉयड है, यानी सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपने अपने काम पे लगे हैं सही से, कोई भी वेस्ट नहीं जा रहा, तो ये अज्यूम किया जाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट। तो समझो, फुल एम्प्लॉयमेंट यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे होल इकोनॉमी में अगर वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हैं तो कितना क्वांटिटी जनरेट हो सकता है, कितना क्वांटिटी सप्लाई हो सकता है, उसके बेसिस पे जो सप्लाई निकलता है तो वो रहता है एग्रीगेट सप्लाई। ऑब्वियसली होल इकोनॉमी की बात हो रही है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल प्रोड्यूसर यानी कोई एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर या पर्टिकुलर मार्केट की बात हो रही है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो। तो ये हो गया अपना पूरा यूनिट। मिलते हैं अगले यूनिट के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।